तो इरिगेशन के सोर्सेस की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, इरिगेशन के सोर्सेस हमारे जैसे कुआं हो गए, नहर हो गए, तालाब हो गए, बावड़ी। महाराष्ट्र में कुआं को बावड़ी बोला जाता है। झील झरने हो गए, सीवर हो गए, नदियाँ हो गए। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, वाटर के या फिर इरिगेशन के सोर्सेस हैं, इसके माध्यम से हम इरिगेशन कर सकते हैं। इसके बाद सिंचाई के साधन वे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता हम सिंचाई करते हैं। अभी हमें तो सोर्सेस तो पता चल गया, बट इनको इरिगेशन करने के लिए हमें मशीनें की आवश्यकता पड़ेगी। तो वे मशीनें हमारी सिंचाई के साधन कहलाती है। ओके, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राहट का इस्तेमाल करते हैं, ढेकली का करते हैं, चरस का करते हैं, बेड़ी का करते हैं, पवन चक्की, पंपी सेट, बर्मा आदि का करते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला, नहरें। तो ध्यान दीजिए, नहरें जो है नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है, फिर इनके जल का सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। बांध तथा नहरों के निर्माण में काफी पूंजी और समय की आवश्यकता होती है। नहरें की प्रकार, तो नहरें जो होती है वो मेनली देखा जाए तो दो टाइप्स है इसके। कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। तो ये प्रकार का नहीं पूछेगा आपको, बस आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन के सोर्सेस क्या है, बिकॉज इतना डीप नहीं पूछता है। ओके, जो हमारा इम्पोर्टेंस है बस उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंस नहीं है हम उसको स्किप करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तालाब क्या होते हैं, तो आपको पता होगा तालाब क्या है, वह क्षेत्र जहाँ पर जल अप्लावन पाया जाता है या फिर जल अपार रूप से पाया जाता है। हमारे गांव के पास, गांव कस्बों के निचले भागों में यह पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर पानी भरा रहता है उसको हम तालाब बोलते हैं। कुआं क्या होता है, तो कुआं आप बता सकते हो कि कुआं एक ऐसा क्षेत्र है या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ की मिट्टी को नीचे खन कर, ठीक है, नीचे खोद कर लगभग 15 से 20 मीटर नीचे तक खोद कर वहाँ पर पानी को भंडारित किया जाता है, तो वो हमारा कुआं कहलाता है। ओके, जहाँ पर पानी को क्या कर भंडारित किया जाता है, रखा जाता है। अगला है कुएं के प्रकार। तो कुआं भी हमारा अस्थाई और स्थायी कुआं प्रकार होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, अगला हमारा है इसके बाद सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधन हमारे में देख लीजिए, तो मेनली जो सिंचाई के साधन है वो राहट है, चरस है, ढेकली है, बेड़ी है, पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं, पंपी सेट का। ओके, इसके बाद हमारी पशु शक्ति, मानव शक्ति, वायु शक्ति, इन सभी का इस्तेमाल करके इनका हम उपयोग करते हैं। राहट, चरस, ढेकली, पवन चक्की, इन सब का इस्तेमाल हम किस किस पावर से करते हैं, तो पशु शक्ति, मानव शक्ति और वायु शक्ति से करते हैं। इसके बाद राहट। तो सिंचाई का यह साधन जो है बहुत ही पुराना साधन है, जो कि 10 से 12 मीटर की गहराई तक पानी को उठाता है। तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो अगला है फसलों की जलमांग। तो फसलों की जलमांग क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये हम आपको आम भाषा में बता रहा हूँ कि फसलों की जलमांग क्या है। फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक जितने जल की मात्रा आवश्यक होती है ना, जितने जल की आवश्यकता पड़ती है उसको हम वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, तो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है कि फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक जितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जब जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है जलमांग बराबर वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, सिंचाई में जल की हानि, विशेष प्रक्रियाओं में जब प्रयुक्त जल। तो ये काफ़ी डीप हो जा रहा है, बट इसको नहीं मैं जो बताया हूँ बस उसको पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है। जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो जलमांग को पौधों की जलमांग, भूमि की दशा, जलवायु वाले पौधे की प्रकृति, फसल प्रबंधन द्वारा प्रभावित होती है।
सबसे पहले देख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक हमारी फसल। तो ध्यान दीजिए, फसल में बात करूँ तो कुछ शॉर्ट डे वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे वाले प्लांट्स होते हैं, कुछ हाई हाई कंजप्शन वाटर वाले प्लांट होते हैं, कुछ लो कंजप्शन वाटर वाले प्लांट होते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनको जल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो काफ़ी अलग अलग हमारे प्लांट्स हैं। ओके, तो फसलों की प्रकृति भी इम्पोर्टेंस है। चलिए अगला हम देखते हैं सॉइल। तो मेनली सॉइल देखिए, मान लीजिए सॉइल का भौतिक गुणों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। देखिए पानी जो होती है ना, पानी की उपलब्धता, उसके भौतिक गुणों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मृदा की संरचना कहता है कैसी है, स्ट्रक्चर, सॉइल का रंग कैसा है, मृदा का टेम्परेचर क्या है, ये सब क्या है ना कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंस फैक्टर पड़ता है। इसी से जो पानी है, ठीक है, या फिर जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट है वो चेंज भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर देखिए, इसमें लिखा है कि हल्की बुलाई मृदाओं की जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है वो अधिक होने के कारण भारी मटियार मृदाओं की अपेक्षा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उतली मृदाओं को गहरी मृदाओं की तुलना में जल्दी जल्दी लेकिन प्रति सिंचाई कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि उतली मृदाओं में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, गहरी मृदाओं में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यही तो कह रहा है। कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से मृदा की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है तथा मृदा को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। कार्बनिक मैटर जो होते हैं, जब उनका कंजम्पशन हो जाए, जब उनका प्रेजेंटेशन रहेगा या फिर जब वो प्रेजेंट रहेंगे तब पानी ज़्यादा लगेगा, यानी उनका अवशोषण भी बढ़ेगा। चलिए, तो ये सब है, मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।